Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarna Singh. So, today we are going to discuss the last topic of the chapter, that is evaporation. So, evaporation क्या होता है? इसमें liquid vapors में change होते हैं. It is a change of liquid into its vapors at a temperature below its boiling point. यानी कि जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. अब वो बॉइल तभी होगा, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट तभी होगा जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर देंगे. लेकिन इसमें क्या होता है, वेपरेशन में वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आता भी नहीं है, उससे पहले ही क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन को हम जैसे लिख सकते हैं, इट इज अ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा. जाहिर सी बात है, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरीके से कंसाइज होते हैं. अब इसको हमें अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना ही पड़ेगा बाय गिविंग द हीट एनर्जी. इसके जरिए तभी ये जो पार्टिकल्स हैं किस फॉर्म में आएंगे, गैस पार्टिकल्स में. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लिक्विड है वेपर में चेंज होता है, मगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे. उसका टेम्परेचर हम किस में रखते हैं, आपका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि वाटर है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो रहा है, ठीक है. लेकिन एवेपोरेशन में क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बिना आए वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है. दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो वेपराइजेशन होता है वो सरफेस पर ही होता है. ये जो प्रोसेस है, ये आप अगर लिक्विड, ऐसा नहीं है कि आप किसी कंटेनर में एक लिक्विड भर के रख दो और उसमें आप देखो कि इवेपोरेशन हो जाए. उसके लिए आपको एक सरफेस, अच्छा खासा आपको प्रॉपर सरफेस लेना पड़ेगा. यानी कि जैसे कोई एक फ्लोर ले लिया आपने इस तरीके से, ठीक है, उस पर आपने वाटर डाल दिया, देन इस पे जो चांसेस होंगे इवेपोरेशन के वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे. ये आपने अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा ये चीज. जैसे कि आपकी मम्मी जैसे छत पे कपड़े सुखाने जाती है, आफ्टर देन 1 आवर 2 आवर बाद आप देखते हैं कि कपड़े जो है कि अपने आप सूख जाते हैं. तो उसमें से जो जो वेट क्लॉथ थे, यानी कि जो कपड़ों के अंदर पानी था, वो सूखा कैसे, वो किसकी वजह से सूखा, इवेपोरेशन की वजह से. अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा. अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो भाई ह्यूमन बींग्स को, ट्रीज को और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी. अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो इतना ज्यादा नहीं होता है, तो फिर वाटर जो है इवेपोरेट हुआ कैसे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. अच्छा, इस इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी भी आई थी, दैट इज द पार्टिकल थ्योरी. उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं अपने सरफेस पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, आपका कोलैप्स कर जाते हैं कई बार. अब ये जब कोलैप्स कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इस पे कोलैप्स कर रहा है, इस पे कोलैप्स कर रहा है, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल की, इंडिविजुअल पार्टिकल की. सेम इसकी भी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है. अब मान लो इस वाले पार्टिकल के पास क्या थी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी. इसके पास क्या थी, कम काइनेटिक एनर्जी थी. अब दोनों को क्या हुआ, कोलैप्स हुआ, यानी कि दोनों को क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है. तो इसने क्या करा, ये सेकंड पार्टिकल, ये वन पार्टिकल है, इसने क्या करा, अपनी जो काइनेटिक एनर्जी थी इस पार्टिकल को दे दी और इसने इसको. तो फर्स्ट वाले के पार्टिकल के पास क्या आ गई, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है. अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आती है कि वो लिक्विड का, जैसे पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, इनके पास एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. तो ये वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स उनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि इस ये जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, इस तरीके से इसको क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं. ब्रेक करने की वजह से क्या कर जाते हैं, ये आपका मूव कर जाते हैं एटमोस्फेयर में. तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपका इवेपोरेशन हो जाता है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट.
सो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि कोलैप्स कैसे हो रहा है, या आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो ये साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल वाला है, ये ट्रक वाला है, ठीक है। साइकिल और ट्रक वाले की क्या हो गई, टक्कर हो गई। क्या ट्रक पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। लेकिन जो साइकिल वाला होगा, ठीक है, इस पे फर्क पड़ेगा। साइकिल पूरी क्या हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्पीड से चल रहा था, मान लीजिए ये चल रहा था 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ये आराम से कितनी स्पीड, मैक्स में कितनी स्पीड पे चलेगा, 5 या 4, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, या नेक्स्ट में 4 किलोमीटर पर आवर तेज भी जा रहा होगा। अब 100 किलोमीटर पर आवर वाला ट्रक 5 किलोमीटर पर आवर वाली साइकिल पर अगर ये टक्कर मारेगा तो इसकी स्पीड क्या हो गई, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा हो जाएगी। एंड ये क्या होगा, साइकिल वाला अनबैलेंस हो जाएगा। आफ्टर देन क्या कर देगा, ये कोलैप्स कर जाएगा कहीं जा करके। इसका क्या होगा, अच्छा खासा एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम केस क्या होता है, पार्टिकल्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये कंटेनर था मान लो, ठीक है, एक कंटेनर था जिसमें हमने क्या करा, वाटर डाल रखा है। जो ऊपर की सरफेस पे जो पार्टिकल्स है, इस तरीके से सरफेस पर पार्टिकल्स है, सन की रेज आएंगी इस तरीके से, क्या आई, सन की रेज। तो ये जो पार्टिकल्स थे इन्होंने क्या करी, एनर्जी एक्वायर करी। कुछ ने इतनी एनर्जी एक्वायर कर ली कि ये जो बॉन्ड्स था इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, इन्होंने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे ये एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा इवेपोरेशन होता है। ये जो टॉपिक है इवेपोरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके अक्सर स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। और स्कूल एग्जाम में तो इससे एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। सो आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इवेपोरेशन क्या होता है। कि इट इज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये जो इवेपोरेशन है ये कहाँ हो रहा है, सरफेस पे। तो ये किस टाइप का फिनोमेना शो करेगा, सरफेस फिनोमेना शो करेगा। तो इवेपोरेशन क्या है, इट इज द सरफेस फिनोमेना। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई इवेपोरेशन कॉज, ये आपने को दिखाई दे रहा होगा कि व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग ऑफ द लिक्विड। कि जब इवेपोरेशन होता है तो उस सरफेस पर कूलिंग क्यों हो जाती है। या आपने जैसे कभी देखा हो गांव देहात में, अगर आप रहते हो या छत पे अगर आपने कभी पानी डाला हो, ठीक है, शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में पानी डालो, ठीक है, फ्लोर फ्लोर की एक साइड पे पानी डालो और एक साइड को ऐसे ही ड्राई रहने दो जैसे कि था। तो आप देखोगे जहां पे आपने पानी डाला है, ठीक है, कुछ देर बाद वो जगह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो सेम क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जहां पर इवेपोरेशन होता है वहां पे कूलिंग क्यों हो जाती है लिक्विड्स, यानी कि वो सरफेस कूल क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर ये है, as faster moving high energy molecule escape from the surface of the liquid। जैसा कि हमने बात करी थी पार्टिकल नेचर ऑफ द लिक्विड में, कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है एंड वो क्या कर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में मूव कर जाते हैं। तो इसमें भी यही कह रहा है कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस से क्या जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है वो वहीं रह जाते हैं। जैसे कि इस कंटेनर में हमने देखा कि जो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या कर गए, आपके एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। बाकी का पूरा कंटेनर क्या था, भरा का भरा रह गया। तो इसमें क्या था, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी थी, हेंस टेम्परेचर जो होता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, एवापोरेटिव कूलिंग। इसको आप इस तरीके से मान सकते हो, घर में 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 बच्चे ऐसे थे जिनके पास खूब पैसा आ गया, उनकी जॉब लगे, ठीक है, करोड़ों का पैकेज आ गया, वो क्या कर गए, आपका घर छोड़ के चले गए, ठीक है, अपना घर बना लिया उन्होंने, वो अपना अलग लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, घर छोड़ करके। अब बाकी की जो 2 बच्चे थे, अब उनके पास पैसे थे नहीं, उनके पास कम क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। अब उनके पेरेंट्स को क्या लगा, अब मान लो इनको भी हमने अगर अच्छे से जो है एस्टेब्लिश स्टडी भी कर जाएंगे, आपका घर छोड़ के चले जाएंगे, तो इनका क्या होगा, इनका टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि इनको जो 2 बेटों को जो सहूलियत मिली थी अब इनको क्या मिल रही है, बाकी के 2 को कम सहूलियत मिल रही है। तो सेम केस क्या होता है, पार्टिकल्स में भी होता है। जो ऊपर के जो पार्टिकल्स है उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, वो क्या कर गए, आपका एटमॉस्फेयर में मूव कर गए। अब जो पीछे के जो पार्टिकल्स थे
जिनके पास कम काइनेटिक एनर्जी थी वो वहीं के वहीं रह गए, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो गया। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आपका इवेपोरेटिव कूलिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इवेपोरेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होता है, तो आप सोच सकते हो कि इवेपोरेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, आपने खुद महसूस किया होगा, मान लो आप स्कूल या कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, फिर आप घर पे आकर के बैठते हो, पंखे में आप बैठते हो, कुछ देर बाद क्या होगा, हमें ठंडक सी महसूस होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्वेट है, पसीना है, वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। जब वो इवेपोरेट कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, हमें कूलिंग अफेक्ट शुरू होना शुरू हो जाती है। तो ये फिनोमेना, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इवेपोरेशन क्यों होता है। इवेपोरेशन होता है इसलिए क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाती है, आपका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से क्या कर जाते हैं, आपका वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं। वहीं कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं आ सकती। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बाकी के मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उस सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट शो होता है, जो कि हम अपने ह्यूमन बॉडी में भी महसूस करते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, आप स्कूल कॉलेज से घर आए, ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप एसी या कूलर के आगे आप आगे बैठे, तो वो स्वेट क्या होता है, वो आपका इवेपोरेट हो जाता है। आफ्टर इवेपोरेशन में क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होने लगती है। किसकी वजह से हुआ ये सब? इवेपोरेशन की वजह से। अब एक टॉपिक और है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड, दूसरा है टेम्परेचर, थर्ड है सरफेस एरिया, फोर्थ है विंड स्पीड, आफ्टर देन फिफ्थ है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि आपके इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अगर आपसे कभी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे कि व्हाट इज इवेपोरेशन, तो आपको क्या करना है, आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद लिखना है कि ये जो है एक सरफेस फिनोमिनन है। इवेपोरेशन क्या है, एक तरह का सरफेस फिनोमिनन है। आफ्टर देन क्या करना है, आपको इसके फैक्टर्स लिख देने हैं, ठीक है, कि किस किन फैक्टर्स पे आपका ये इवेपोरेशन अफेक्ट करता है। दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब तक आप ये थोड़ा सा लिख लीजिए। आई विल गिव यू 1 or 2 minutes। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा, सो प्लीज एक बार आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा और पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं आपके स्कूल्स और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स affecting rate of
इवेपोरेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहला क्या था हमारे पास, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड से हम कैसे पता कर सकते हैं, अब इसमें ये होता है कि जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, यानी कि जिन मॉलिक्यूल के बीच में जितनी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होगी उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। मान लो ये 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है, और ये एक दूसरा ग्रुप है 3 फ्रेंड्स का, इनके बीच में बॉन्डिंग क्या वीक थी। अब इनका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, इसका क्या होगा, वीक होगा, कम होगा। इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा इस ग्रुप का, कैसा होगा, कम। इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा इस ग्रुप का, वो होगा ज्यादा, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स upon नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, सम ऑफ द लिक्विड्स evaporate easily or readily while some takes time. For example, ईथर, ये आप अपने सीनियर क्लास में पढ़ेंगे कि ईथर क्या होता है, अभी आप याद कर लीजिए। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, पेट्रोल, these are the liquids that evaporate easily, ठीक है। ये वो लिक्विड है जो कि आपका क्या कर जाते हैं, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। यहाँ पे देखा होगा, अगर पेट्रोल की टंकी, आप पेट्रोल की बोतल का खुला, पेट्रोल का बोतल में डालिए और उस बोतल को आप खुला छोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवेपोरेट हो जाएगा। विद इन 5 और 10 सेकेंड्स के अंदर पेट्रोल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, इट्स ऑल ड्यू टू वीक intermolecular force of attraction. Such liquids are called as volatile लिक्विड। अच्छा, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि आपका इवेपोरेट इतनी जल्दी नहीं करते, जैसे कि आप हनी है, हनी क्या है, हनी भी तो एक लिक्विड फॉर्म में ही होता है। हनी को आप फ्लोर पर डाल दो, क्या वो इवेपोरेट हो जाता है, नहीं। तो इस तरीके के लिक्विड को हम क्या कहेंगे, आपका नॉन वॉलेटाइल। क्यों, हनी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज्यादा, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इस तरीके से अच्छी खासी बॉन्डिंग है उनके बीच में। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या थी, बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा वीक थी, जस्ट लाइक दैट, बहुत ही ज्यादा वीक थी।
इसलिए क्या हुआ, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आए, थोड़ा सा टेम्परेचर उन्हें मिला, तो क्या कर गया, आपका इवेपोरेट कर गए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही कम इवेपोरेशन होगा। मोटा मोटा आप ये देख लीजिए, इसका जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना कम इवेपोरेशन होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये आप लिख लीजिए। आफ्टर दैट वी मूव ऑन द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर, जो कि आपका इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है टेम्परेचर। अभी हमने बात की थी आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में हमने बात की थी जिसका जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम। ठीक है, दूसरा फैक्टर आता है इसमें टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का ऐसा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इसका लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे गर्मियों में अगर आप कपड़े सुखाने जाते हो, तो कपड़े क्या कर जाते हैं आपका मिड समर में, मई जून के आसपास, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वो क्या हो जाते हैं, 1 घंटे के अंदर सूख जाते हैं, कितना भी मोटा कपड़ा हो। ठीक है, वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन वही कपड़ा अगर आप रेनी सीजन में डालो या विंटर सीजन में डालो, तो क्या वो क्या करता है, आपको टाइम देता है। खास करके विंटर सीजन में, अगर विंटर सीजन में भी बारिश पड़ जाए तब, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है विंटर सीजन में बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा। तो हम इसमें लिख सकते हैं पॉइंट में, रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with temperature. This is because more number of the liquid molecules get enough energy to pass into vapor state। जैसा कि मैंने बताया था, एक कंटेनर मैंने लिया था, उसमें मैंने वाटर फिल किया था। एक कंटेनर हमने अभी पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए मैंने बताया था कि एक कंटेनर लो, ठीक है,
एक कंटेनर लिया हमने, उसमें वाटर भरा अच्छे से 100 ml, मान लो 100 ml हमने पानी भर दिया। तो जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स थे वाटर के, उन्होंने क्या करा, हीट एनर्जी दी सन से, सन से हीट एनर्जी दी। अब ये क्या था, समर का टाइम, समर के टाइम में क्या हुआ, इनको एनर्जी क्या मिल गई, ज्यादा मिल गई। तो ये क्या मॉलिक्यूल्स होंगे आपका, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी लेके, एंड दे मूव इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन में ये बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ साथ। वहीं अगर मैं यही एनर्जी विंटर से टाइम दूंगा तो ये इवेपोरेशन तो होगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपका टाइम लेगा। इसलिए विंटर सीजन में जो कपड़े होते हैं वो देर से सूखते हैं एज कम्पेयर टू द समर सीजन। समर सीजन में जो कपड़ा 1 घंटे में सूख रहा है, वही विंटर सीजन में क्या होता है, वो कपड़ा 2 या 3 घंटे में सूख रहा होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेट क्लॉथ्स ड्राई quicker in the summer season than in the winter or in the shade। परछाई में अगर आप डाल दोगे, जहाँ पे शेड शैडो आ रही है, वहां पे भी टाइम क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। रीजन ड्यू टू द लो टेम्परेचर। इसकी वजह से होता है आपका टेम्परेचर कम होने की वजह से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको आप मोटा मोटा इस तरीके से लिख सकते हो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, मान लो घर पे ज्यादा रिश्तेदार आए हैं, अब क्या इसका मतलब क्या है, ज्यादा पैसे मिलेंगे उनके जाते वक्त। रिश्तेदार पैसे देके जाते कि नहीं देके जाते, कम रिश्तेदार आए तो कम पैसे मिलेंगे। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन नेचर ऑफ लिक्विड्स पे क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा था। अगर उसमें क्या हो रहा था, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था, कम था। इसको भी आप एक बार और लिख लीजिए, याद करने में आसानी होगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ये एक पॉइंट और है जो कि हमने नेचर ऑफ द लिक्विड में पढ़ा था, कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन टेम्परेचर में केस में क्या था, इसमें टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या है, ज्यादा है। तो ये रखना नहीं है, समझना है कि अगर कोई चीज ज्यादा तो इसका मतलब ये नहीं कि इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, ज्यादा। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, ये ज्यादा है, लेकिन इवेपोरेशन क्या है, कम। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे तीसरे फैक्टर पे, जो कि था सरफेस एरिया।
इसमें क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन क्या एक तरह का सरफेस फिनोमेना है, तो ये टोटली डिपेंड तो करेगा ही, इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये देख सकते हो। Hence, so if the surface area is increased, then the rate of evaporation is also increased। इसलिए क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, therefore wet cloths are spread for drying। जिस तरीके से तार होता है, हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो उसको हम कपड़े को क्या करते हैं, आपका तारों पे फैला देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया इसे लगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, तार पे हम इस तरीके से सिर्फ कपड़े ऐसे इस तरीके से डालते ही नहीं है, ये तार है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका कपड़े डालते नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं। इस तरीके से इस कपड़े को हम क्या करते हैं, आपको स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि इसको ज्यादा सरफेस एरिया मिले एंड क्या हो, वो जल्दी सूख जाए। तो क्या होता है, आई स्प्रेड फॉर ड्राइंग, द स्प्रेड आउट एरिया, the spread out cloths have large surface। अब जब हमने इसे फैलाया तो उसको क्या मिल गया, ज्यादा एरिया मिल गया। ठीक है, this makes evaporation faster and therefore cloths dry up quickly। इसलिए क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। या आप एग्जाम्पल लो, मान लो आप एक, ये सरफेस है, इस सरफेस पे क्या करो, आप वाटर फैला दो। ठीक है, यहाँ पे क्या करा आपने, वाटर फैला दिया, और एक कंटेनर में आप वाटर लो, ये कंटेनर लिया, इसमें क्या करा आपने, वाटर लिया। अब आप इसको क्या करो, 2 आवर्स के लिए छोड़ दो। ठीक है, और 2 आवर्स लीव इट फॉर 2 आवर्स। क्या करा आपने, ऊपर छत पे जाकर के छोड़ दिया, यानी कि ऊपर की जो छत थी इसके फ्लोर पे क्या करा आपने, पानी डाल दिया, वहीं एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया। अब आपने दोनों को छोड़ दिया, तो आपने क्या देखा कि जो सरफेस पर वाटर था वो क्या कर गया, वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन जो कंटेनर के अंदर वाटर था, क्या वो इवेपोरेट कर जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता है, ऊपर की ऊपर आपके घरों में पानी की टंकी रखी होगी, ठीक है, सबके घरों में पानी की टंकी रखी जाती है, तो क्या उसमें से पूरा क्या वाटर इवेपोरेट कर जाता है, नहीं करता ना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा हम सरफेस एरिया देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। सो आप ये चीज लिख लीजिए, फिर हम मूव करेंगे अबाउट द फोर्थ फैक्टर, दैट इज द विंड स्पीड।
सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। वी मूव ऑन द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द विंड स्पीड। कि विंड स्पीड पे इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया पे क्या हो रहा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। सेम गोज टू सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो रहा था, घट रहा था। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब हम आते हैं आपका फोर्थ फैक्टर पर, दैट इज विंड स्पीड। इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इसमें हम लिखेंगे द रेट ऑफ evaporation of a liquid increases with the increase of wind speed। जितनी ज्यादा wind speed होगी उतना ज्यादा क्या हो जाता है, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। when the wind speed is high, जब विंड स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स more in the surrounding area। ठीक है, to even out the pressure। This increases the rate of evaporation। इसमें क्या होता है, विंड स्पीड यानी कि मान लो आंधी के टाइम में आपने कपड़े सुखा रखे हैं, ठीक है, और गर्मी के टाइम कपड़े सुखा रखे हैं। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन में कपड़े सूख रहे हैं, इस तरीके से हमने फैला रखे हैं, ठीक है। ये तार है, इस पे हमने क्या कर रखे हैं, आपके कपड़े सुखा रखे हैं अलग अलग कंडीशन में। पहला क्या है, आपका समर सीजन है। दूसरा क्या है आपका विंडी, यानी कि आपको क्या आ रही है, आपका आंधी आ रही है। तीसरा क्या है, आपका विंटर सीजन है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये अब इन तीनों में से कपड़े सबसे ज्यादा जल्दी कितना सूखेंगे, आप कहोगे समर सीजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपका टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, आपका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए क्या है, हमने अभी पढ़ा था अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम गोज टू आपका इस सीजन में जब आंधी वगैरह आती, बारिश वगैरह आने वाली होती, तो इसमें क्या होगा, कपड़े यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, जैसे जैसे इतना ज्यादा रेट, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जितनी जल्दी क्या होंगे, आपका एटमोस्फेयर में आना शुरू हो जाएंगे, और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या कर देंगे, आपका थोड़ा सा कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। एंड विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि विंटर सीजन का मतलब होता है कूलिंग सीजन, जहाँ
इसमें ठंड पड़ती है। और कूलिंग में क्या होता है, आपका टेम्परेचर कम होता है। और जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम। यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं, द वाटर मॉलिक्यूल swept away more readily in the surrounding area to even out the pressure. This increase the rate of evaporation. यानी कि जितना ज्यादा रेट ऑफ विंड, जितनी ज्यादा विंड स्पीड, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल उतनी जल्दी उस कपड़ों से क्या होंगे, आपको बाहर निकल जाएंगे, आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपका इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम मोटा मोटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जितनी ज्यादा विंड स्पीड, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि जितना ज्यादा हम विंड स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। पिछले वाले में क्या था, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर के बारे में। उसमें क्या था, जितना ज्यादा जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। एट लास्ट क्या था, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जितनी ज्यादा हम विंड स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो अब हम क्या बात करेंगे, दैट इज द लास्ट फैक्टर, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर।
सबसे पहले आती है व्हाट इज ह्यूमिडिटी। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे दिमाग में कि ये ह्यूमिडिटी क्या होती है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी। इसके आंसर में हम लिखेंगे इट इज द प्रेजेंस ऑफ water vapor or water particles in the atmosphere is called ह्यूमिडिटी। इसकी वजह से क्या हो जाती है, एयर ज्यादा डेंस हो जाती है। ये आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है, बारिश पड़ने के बाद क्या होता है आपका ह्यूमिडिटी, एयर क्या हो जाती है आपका डेंस हो जाती है। उसमें क्या होता है एयर में वाटर के पार्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा क्या होता है आपका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी से भर जाता है, यानी कि पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। उस टेम्परेचर पे क्या होता है आपका कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। तो ह्यूमिडिटी आप अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो आप इस पे आप डिफाइन कर सकते हो जिस द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और वाटर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। इसमें दे सकते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या पार्टिकल्स इन एयर is not much, we say that humidity is low, the air appears to be dry, just like the summer season। समर सीजन में क्या होता है एयर क्या होती है आपका ड्राई होती है, ठीक है। बट when the amount of water vapor या फिर particles in air is high, or we can say humidity is high, then the air appears to be damp। ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। व्हेन द अब जब ह्यूमिडिटी कम होगी एटमॉस्फेयर में, अब उसको जरूरत है पानी की, तो वो क्या करेगा वो जल्दी पानी अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ड्राई एयर में क्या होता है आपका कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लो, सो द air can take up water vapor more readily than in the
डैम्प एयर। अब डैम्प एयर में क्या है आपका, ऑलरेडी वाटर वेपर उसके पास ज्यादा है। अब वाटर वेपर उसके पास ज्यादा है तो उसको वाटर वेपर की क्या है, अब जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, वाटर वाटर को कम टाइम में इवेपोरेट करेगा। लेकिन ड्राई एयर में क्या होता है, ऑलरेडी ड्राई है, उसके पास एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर की कमी है, तो वो क्या करेंगे आपका, वो एयर जो क्या करेगी आपका, वो ज्यादा जल्दी को वाटर वेपर क्या करेगी आपका, ज्यादा जल्दी इवेपोरेट कराएगी एज कम्पेयर टू द डैम्प एयर। तो हम मोटा मोटे दे सकते हैं, ज्यादा ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन। ठीक है, और आप पीछे का भी देख सकते हो, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या होगा, कम इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर सरफेस एरिया में क्या था, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में उल्टा है, जो चीज जितनी ज्यादा इवेपोरेशन उतना ही कम, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इवेपोरेशन कम। तो ह्यूमिडिटी क्या था, इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, it is the presence of water vapor, water particles in the atmosphere is called humidity। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे आपका, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है, पार्टिकल्स होते हैं एयर में, अगर ज्यादा नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे आपका, ह्यूमिडिटी लो है। ये आपका एक्सपीरियंस करते हो आप समर सीजन में। ठीक है, तो एयर अपीयर्स टू बी ड्राई, तो उस सीजन में क्या होते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर के पास ऑलरेडी वाटर वेपर नहीं है, तो वो क्या करता है, ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, ज्यादा सन क्या करता है, एनर्जी देता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आए। वहीं लेकिन जब वाटर वेपर या पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं एयर में, वी कैन से ह्यूमिडिटी क्या होती है आपका, हाई होती है, देन एयर अपीयर्स टू बी डैम्प। तो इस एयर में क्या होता है आपको, यहाँ पे क्या होता है, एयर कम जल्दी जो है आपका वाटर इवेपोरेट करती है एज कंपेयर टू इन द ड्राई एयर। तो इसको हम मोटा मोटे लिख सकते हैं, ज्यादा ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम इवेपोरेशन, और ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा इवेपोरेशन। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज द चेंज ऑफ liquid into a vapor state at a temperature below its boiling point। फिर हमने फैक्टर्स की बात करी कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दैट इज द टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वी कैन से नेचर ऑफ द लिक्विड्स। ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, जिसमें से 2 फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर हम उनको बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। बाकी के 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, अगर वो बढ़ेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, जिसमें से पहला क्या है, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा हम सरफेस एरिया देंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। दूसरा था टेम्परेचर, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। गर्मियों के टाइम में इसलिए ज्यादा जल्दी कपड़े सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है, आपका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है आपका, कम हो जाता है।
एट लास्ट क्या होता है, विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड स्पीड में क्या होगा, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। सो आप ये लिख लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो बॉइलिंग में भी सेम काम हो रहा था, ठीक है, और इवेपोरेशन में भी। तो अब डिफरेंस क्या है। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया होगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी समझ में आ गया होगा। ये 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। दूसरा है सरफेस एरिया। तीसरा है टेम्परेचर। चौथा है आपका विंड स्पीड। पांचवा है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ाएंगे यानी कि आपका एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर होंगे तो वो क्या करेगा, वो धीरे कम इवेपोरेट करवाएगा। लेकिन वहीं एयर ड्राई होगी तो वो क्या करेगी, वो आपका ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन करवाएगी। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग। क्योंकि बॉइलिंग में भी सेम काम हो रहा था एंड इवेपोरेशन में भी सेम काम हो रहा है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। We will talk about this. What is the difference between boiling and evaporation? तो ऊपर मोटी मोटी हेडिंग लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन evaporation and boiling. कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। आप खुद ही सोचिए कि बॉइलिंग में जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा था। लेकिन अभी हमने पढ़ा इसमें भी क्या हो रहा है, आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी तो चीज दिमाग में आती हो कि भाई हमने ये दोनों चीजें पढ़ी, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा डालेंगे मेन एडिंग, दैट इज बॉइलिंग। अभी आप बनाइए, थोड़ी सी इन डाल के आता हूँ।
तो सबसे पहला इसमें जो डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में वो ये है कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन। इसमें क्या था, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिनन। मतलब क्या है, इवेपोरेशन में क्या था, हमने जो वाटर सरफेस पे डाला था, यानी कि ये वाटर था, ठीक है, इस पे वही वाटर इवेपोरेट हो रहा था, उसी वाटर पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही थी जो कि सरफेस पे था। यानी कि मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में हमने वाटर भर रखा है, तो वाटर का क्या होगा, पूरे का पूरा पानी क्या होगा, ये इवेपोरेट नहीं होगा। सिर्फ कौन से वाटर के कौन से पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, जो सरफेस पे होंगे, यानी कि ये वाले, इन्हीं को ही इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो क्या कर जाए, आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन बॉइलिंग में क्या है, बॉइलिंग क्या है, एक तरह का बल्क फिनोमेना है। यानी कि मान लो कि मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया है, तो इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर, पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन इवेपोरेशन में क्या था, ऐसा नहीं था, सिर्फ वो ही पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे जो कि आपका सरफेस पर थे। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, वो ये था टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड decreases during evaporation। इसमें क्या है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इट मीन्स it remain unchanged। ठीक है, यानी कि अगर मैं बॉइलिंग करने के लिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूं, तो पूरे के पूरे कंटेनर में क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये ऐसा नहीं है, इसमें ये फिनोमेना काम नहीं करता। इसमें क्या है, अगर ये वाटर पार्टिकल इवेपोरेट हो गए, तो ये जो नीचे का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट। थर्ड लिखेंगे, एक तो लिखेंगे ये सरफेस फिनोमेना है, ये बल्क फिनोमेना है। ये है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए स्पेसिफिक स्पेसिफिक टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर आप कपड़े सुखाने, कपड़े क्या होते हैं आपस विंटर सीजन में भी सूख जाते हैं, समर सीजन में भी सूख जाते हैं, रेनी सीजन में भी सूख जाते हैं, आंधी तूफान में भी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। हमने क्या पढ़ा था, डेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि समर सीजन में डेट को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन इवेपोरेशन सभी सीजन में आराम से हो रहा था, यानी कि सभी टेम्परेचर पे होते हुए दिख रहा था।
इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर। लेकिन बस ये था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो जल्दी हो रहा था, टेम्परेचर कम है तो क्या होता कम हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन द समर सीजन और द विंटर सीजन, समर सीजन में क्या होता है कपड़े क्या होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन विंटर सीजन में भी क्या होता है कपड़े सूख जाते हैं, बट दे टेक्स टाइम, तो किस टाइम पे क्या होता है टेम्परेचर कम होता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या है, बॉइलिंग तभी होगी जब हम स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वाटर बॉईल करना है, अगर मैं उसे 50 डिग्री सेल्सियस दूं, 45 डिग्री सेल्सियस दूं, तो वो क्या होगा बॉईल नहीं होगा। लेकिन जब मैं उसे स्पेसिफिक टेम्परेचर दूंगा, डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब जाके क्या होगा वो बॉईल होगा। तो ये क्या होता है डिफरेंस होता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। फिर एक लास्ट डिफरेंस जो है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में ये है कि इवेपोरेशन इज ए साइलेंट प्रोसेस and it takes place slowly। ठीक है, बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग इज ए violent process and it takes place rapidly। यानी कि क्या है एवेपोरेशन एक बहुत ही ज्यादा स्लो और एक साइलेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने अगर एवेपोरेशन देखना है तो आपने फ्लोर पे पानी डाला है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इवेपोरेशन वाटर के पार्टिकल्स जो है आपके बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है एक तरह का वायलेंट और एक रैपिड प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा अगर आप अपने किचन में जाकर के वाटर बॉईल करते हो या केमिस्ट्री लैब में जाओ वाटर बॉईल करोगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा वाटर के वेपर्स हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, उसके वाटर के वेपर्स क्या होंगे बनने दिखने शुरू हो जाएंगे, उसके बनते दिखने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। ये हमारे पास कंटेनर है, उसमें मान लो आपने वाटर डाला एंड देन उसको हीट एनर्जी दी, कुछ देर बाद क्या होगा इस तरीके से उसके पेपर्स क्या हो जाएंगे बनने शुरू हो जाएंगे और हमें अपनी नेक डाई से क्या होंगे दिखने भी शुरू हो जाएंगे। तो बॉइलिंग क्या एक तरह का वायलेंट प्रोसेस है एंड इट टेक्स प्लेस रैपिडली। तो ये चार डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ये आपके वाइवा वगैरह में ऐसा पूछा जाता है कि भाई इवेपोरेशन में भी सेम काम हो रहा है और बॉइलिंग में भी सेम काम हो रहा है, तो ये बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला ये है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा आपका इवेपोरेशन। दूसरा ये है कि जो पार्टिकल सरफेस पे होगा वही उसी का इवेपोरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर अगर हम वाटर भर दें उसको ऑल ओवर द डे आप टेरेस पे छोड़ रख के आएंगे तो क्या होगा थोड़ा बहुत ही वाटर क्या होगा इवेपोरेट होगा, थोड़ा बहुत ही आपको कंटेनर क्या होगा खाली दिखाई देगा, यानी कि मैक्स टू मैक्स 10 ml, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो ऐसा थोड़ी कि पूरी की पूरी बोतल खाली हो जाएगी। लेकिन बॉइलिंग के केस में क्या है एक बल्क फिनोमेना है, इसमें पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर जो होता है आपका लिक्विड का वो डिक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग इवेपोरेशन। लेकिन इसमें क्या होता है बॉइलिंग में, इसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि आपका अनचेंज रहता है। इवेपोरेशन इसमें क्या है इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वाटर को बॉईल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। ये बात अलग है कि हाँ टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। चौथा पॉइंट ये है कि इवेपोरेशन एक साइलेंट प्रोसेस है जो कि बहुत ही धीरे धीरे करके होता है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग क्या है एक तरह का वायलेंट प्रोसेस है एंड इट टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो कि ये इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, किस किन किन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है और इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट टू मी। एंड पूरे चैप्टर में कुछ भी, कोई भी कंफ्यूजन हो अबाउट, आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो, so please comment to me, and thank you.